हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हमने इन्वायरमेंट की कंपाइलेशन स्टार्ट करी थी कल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इकोलॉजी, और इकोलॉजी में भी हमने कुछ पढ़ा था, जैसे व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में डिस्कस किया था। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, एक बायोटिक होते हैं जो लिविंग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था 6 मेन लेवल्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी के, एक इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिटी भी डिस्कस किया था कि एक मेजर कम्युनिटी होता है, एक माइनर कम्युनिटी होता है। ये पढ़ा था हमने कि मेजर कम्युनिटी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ सन की एनर्जी पर डिपेंड करता है और इनपुट्स के लिए इंडिपेंडेंट होता है। कुछ एक माइनर कम्युनिटीज होती हैं जो नेबरिंग कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं और उनको अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट के लिए वो डिपेंडेंट होती हैं एंड दे आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। फिर हमने कुछ पढ़ा था कि किस तरह से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किसी भी कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स और वहां के ऑर्गेनाइजेशन या वहां के जो मेंबर होंगे उनका क्या पैटर्न होगा, उनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, अगेन एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जैसे एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, ये हमने सब पढ़ा था। दो तरह के मटेरियल्स पढ़े थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था किस तरह से जो लैटिट्यूड है और एल्टीट्यूड है उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल पे। ये पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसी भी एरिया का टेम्परेचर, और जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है तो एयर क्या कोल्डर और ड्रायर होती रहती है और वो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फिर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स में फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। इसके अंदर दो तरह के कंज्यूमर होते हैं, एक मैक्रो कंज्यूमर्स, एक माइक्रो कंज्यूमर्स। और इसमें भी हमने क्या करा था, मैक्रो कंज्यूमर में हार्बीवरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवरस होते हैं और ऑमनिवरस होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर हमने पढ़ा था सैप्रोट्रॉफ्स, इन्हें डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं और ओस्मोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था। ये तीनों नाम जरा आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि अब इनको भूलो ना, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जैसे बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से क्या है अपने एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब हम आज से आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम भी क्लासिफाई होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है जिसमें टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक, ये आप सबको पता होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो लैंड पे इकोसिस्टम है उसे हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो हमारे वाटर में जाते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉरेस्ट हो गए, आपके ग्रासलैंड हो गए या डेजर्ट्स हो गए, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसी अकॉर्डिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर हो गया, सलाइन वाटर हो गया, मैराइन वाटर हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल है। देखो गाइस, मैंने आपको कल डिस्कस किया था इकोटोन क्या होता है। जब मैं समझा रही थी उसी बीच में मैंने इकोटोन को डिस्कस किया था कि इकोटोन क्या होता है। देखो गाइस, जब दो इकोसिस्टम्स मिलते हैं जैसे लैंड और ओशन, अगर ये वाटर या मिल रहे हैं, तो जब दो डाइवर्स इकोसिस्टम मिलते हैं तो उस जोन ऑफ जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। इट इज द जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये इकोटोन है किस किस के बीच में, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये आपको पता होगा। मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मिलन जोन ऑफ जंक्शन क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोटोन। फिर हमने इकोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पढ़ लेते हैं। तो गाइस, ये इकोटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। इकोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखो गाइस, जो इकोटोन का एरिया होता है वो छोटा भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, मतलब कि बहुत ही कम भी हो सकता है और बहुत वाइड भी हो सकता है, मतलब बहुत ही कम स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है एंड वाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस होंगी विच इज इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। देखो, जो भी इसके एडजेसेंट इकोसिस्टम होगा, सपोज करो ये इकोटोन का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस होगी वो इन दोनों से मतलब कि मिलती जुलती होंगी, आधी लैंड की होंगी, कुछ वाटर की होंगी, ठीक है। सो जो यहाँ की जो कंडीशन होगी इट इज इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, और ये जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। देखो गाइस, मैंने आपको कल बताया था कि जो इकोटोन में हमेशा स्पीसीज की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है, ये जनरली होता है, ठीक है। इट इज लीनियर, क्यों, एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्पीसीज कंपोजिशन, मतलब यहाँ पे इवन की जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा होती है और स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको स्पीसीज की डिक्रीज में भी मिला जा सकता है अगर आप एडजॉइनिंग कम्युनिटी में जाओगे, ठीक है। एक वेल डेवलप्ड इकोटोन में क्या होगा, ये इट कंटेन
some organism which are entirely different from that of the adjoining communities. Adjoining communities का मतलब क्या है गाइस? देखो जैसे ये लैंड है, ये वाटर है और ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो इकोटोन का रीजन हो गया। तो यहाँ पे जो स्पीसीज होंगी वो एडजेसेंट कम्युनिटीज मतलब लैंड और वाटर पे जो स्पीसीज होंगी इन स्पीसीज से डिफरेंट होंगी। मेरी बात समझ में होगी? हेयर जो यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनिज्म वो होंगे विच आर एंटायरली डिफरेंट, पूरे ही पूरे डिफरेंट होंगे फ्रॉम एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। समटाइम जो नंबर ऑफ स्पीसीज और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी स्पीसीज की वो इस जोन में बहुत ज्यादा होती है देन ईदर कम्युनिटी। मतलब कि लैंड में अगर 10 तरह की स्पीसीज है, वाटर में 12 तरह की स्पीसीज है, तो इकोटोन में आपको 15 तरह की स्पीसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब कि जो एडजेसेंट कम्युनिटीज में जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है या जितनी स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उससे कई ज्यादा स्पीसीज आपको इकोटोन में स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और इसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। देखो गाइस ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट इज एज इफेक्ट। देखो गाइस ये जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ स्पेशली जो इकोटोन का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज इकोटोन? एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज या इंक्रीज इन द डाइवर्जेंस ऑफ द स्पीसीज इन द इकोटोन, इट इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो बर्ड्स की जो डेंसिटी होगी वो मिक्स्ड हैबिटेट में ज्यादा होगी बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा इकोटोन क्या होता है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज निके। ठीक है, तो अभी इसके बाद अभी हम निके पढ़ेंगे, फिर हम एक सीर भी पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी सीरे क्या होता है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। देखो गाइस निके क्या होता है, लाइक कोई भी स्पीसीज है, लाइक आप ह्यूमन हो, ठीक है, या फिर कोई चींटी है, वो वहां पे कैसे सरवाइव कर सकती है, उस सर्वाइवल के लिए उसको बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके सर्वाइवल को, वो उसका निके बोलता है। ठीक है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो एक स्पीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्वाइवल, ताकि वो हेल्दी रह सके और वो वहां पे रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, कोई भी दो स्पीसीज का एग्जैक्ट आइडेंटिकल निके नहीं हो सकता, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चूहे का और बिल्ली का एक आइडेंटिकल निके नहीं हो सकता। ठीक है, उनके बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स वेरी करते ही होंगे। ठीक है, निके प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमने आपको पता है अगर कोई क्रिटिकल एंडेंजर हो जाता है तो हम उसको क्या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब हम उसको कैसे कंजर्व करते हैं, हम पहले उसकी ये स्टडी करते हैं कि उस स्पीसीज के क्या बायोलॉजिकल, क्या फिजिकल, क्या केमिकल फैक्टर्स हैं जो इसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और वही हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उस स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, अब देखो गाइस बायोलॉजिकल में क्या होगा, उसका हैबिटेट क्या होगा, मतलब कहाँ वो रहता है। ठीक है, उसके लिए क्या हैबिटेट सुटेबल है, उसका फूड क्या क्या वो खाता है, मतलब क्या वो खाता है, क्या वो डिकम्पोज करता है और किस स्पीसीज के वो कम्पीट कर सकता है। तीसरा उसका रिप्रोडक्टिव निके, मतलब कि वो कौन से एनवायरनमेंट में या कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है और कब वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल निके में क्या, ऑफ कोर्स कि वहां का टेम्परेचर वो कितना सुटेबल है उसके सर्वाइवल के, वहां कौन सी लैंड शेप, लैंड की क्या स्लोप, क्या उसको ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट, ये सब क्या है इसके फिजिकल और केमिकल निके में फैक्टर्स। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा निके क्या होता है। निके किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, ये तीनों चीजें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड एज निके। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया बायोलॉजिकल में जैसे क्या उसका हैबिटेट है, ठीक है, क्या उसका फूड है और कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है। फिजिकल एंड केमिकल में आपको पता ही हो गया क्या टेम्परेचर वहां का, लैंड कैसा होना चाहिए, कैसी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एंड मैनी मोर फैक्टर्स। ठीक है, गाइस बायोम क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि गाइस बायोम आएगा और हम पढ़ेंगे। देखो गाइस अभी हमने पढ़ा दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक होता है एक्वेटिक। ठीक है, अब देखो भाई आपको पता है हर जगह सेम तो मौसम नहीं होता ना, आप इंडिया का अलग है, यूएसए का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, अफ्रीका का अलग है। ठीक है, तो उसी और वैसे जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है उस हिसाब से फिर बदलता रहता है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंडर क्या होता है, लैंड का वो पार्ट, वो लैंड के पार्ट भी डिवाइड होते हैं एज पर देयर क्लाइमेट। ठीक है, तो उसी को हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट है, कल मैंने आपको बताया बायोस्फीयर क्या होता है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर एंड अपना लिथोस्फेयर, ये तीनों एग्जिस्ट होते हैं, तीनों मिलते हैं और जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो अगर लाइफ एग्जिस्ट करना डजंट मीन कि सिर्फ ह्यूमन की लाइफ एग्जिस्ट करती है, नहीं, किसी भी स्पीसीज की अगर वहां प्रेजेंट है, देन कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट है, देन इसका मतलब वहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर ये
डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होता है, जिसे हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुंद्रा रीजन हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन हो गया, ये सब क्या है, ये हमारा डिवीजन है किसका, टेरेस्ट्रियल पार्ट का, अपना टेरेस्ट्रियल पार्ट का क्या है, डिवीजन है, ठीक है, और इसी को हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। जो वहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कैसा है वहां पे, क्या उसकी वेजिटेशन है, क्या मतलब क्या वहां पे फ्लोरा है, वहां का क्या फौना है, एनिमल लाइफ क्या है, वहां पे किस तरह की सोइल टाइप है, ठीक है। कोई भी दो बायोम्स एक जैसे नहीं हो सकते, ये आपको पता ही है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो मेनली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कि वहां पे रेनफॉल कितना है, ये सब, ठीक है। तो दो इंपोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर और रेनफॉल। उसी हिसाब से हम बायोम्स को डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तुंद्रा रीजन है, तो गाइस आपको पता है कि नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, यहाँ पे सब आइस मिलेगी आपको, पोलर रीजन हो गया। यहाँ पे ट्रीज नहीं मिलेंगे, डिवॉइड ऑफ ट्रीज, एक्सेप्ट कुछ स्टंटेड श्रब्स आपको देखने को मिल सकती है, वो भी तुंद्रा के साउथर्न पार्ट में। जो यहाँ का फ्लोरा होगा, देखो गाइस किसी भी बायोम का फ्लोरा फोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लर्न करना थोड़ा मुश्किल होगा, नो डाउट, लेकिन रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। तो अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो ऑफ कोर्स वो लर्न होगा, ठीक है। फ्लोरा वहां का जैसे लिकंज, मोसिस, सेजिस, ये वहां का फ्लोरा है। बाकी जो वहां पे एनिमल्स पाए जाते हैं तुंद्रा रीजन में वो है रेनडीर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल, लेमिंग, आर्कटिक हेयर, प्लेटेरिगम, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस वहां पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि तुंद्रा रीजन का फ्लोरा एंड फौना क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइगर रीजन। तो गाइस जो टाइगर रीजन है इसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देखो गाइस अब यहाँ से आपको ये लर्न करना है कि कभी कभी क्या अलग से आपको टाइगर पता होगा कि टाइगर आपने पढ़ा, लेकिन आपको बोरियल फॉरेस्ट नहीं पता होगा, ठीक है। तो कई जो वर्ड्स होते हैं दे हैव अ सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है, सिमिलर उसका काम होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टाइगर ही को ही हम बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो तुंद्रा रीजन से थोड़ा कम होता है, इट इज अ मॉडरेट टेम्परेचर देन तुंद्रा, बस थोड़ा ज्यादा होता है, सॉरी, ठीक है, मतलब ठंड थोड़ी कम होती है, ठीक है। जो यहाँ पे का फोना अगर देखा जाए, जो यहाँ की डोमिनेंट वेजिटेशन है वो कोनीफोरस एवरग्रीन मोस्टली स्प्रूस। मैंने आपको कल बताया था ना कि थोड़ा रीजन ऐसा होता है, कोनीफोरस ट्रीज होते हैं यहाँ पे, जैसे पाइन होता है, फर्स ये होता है। बाकी जो यहाँ का फोना होता है वो कुछ स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं, हॉक्स, फर बियरिंग कार्निवोरस होते हैं, लिटिल मिंक, अल्स, प्यूमा, सिबेरियन टाइगर, वोल्वराइन, वोल्फ, ये सब यहाँ का फोना है जो यहाँ प्रेजेंट होता है। थर्ड पढ़ते हैं हम अपने टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। देखो गाइस टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, दे एक्सटेंड ओवर सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान और न्यूजीलैंड में ये प्रेजेंट है। यहाँ को जो टेम्परेचर है वो एवरेज ही रहता है और रेनफॉल यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिलेगी। ये जनरली बहुत प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया माने जाते हैं, ठीक है। दे कंसिडर द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ द अर्थ। यहाँ का जो फ्लोरा है वो कुछ ट्रीज हैं जैसे बीच, ओक, मैपल, चेरी। जो मोस्ट जो ये एनिमल्स हैं यहाँ पे वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट दोनों। आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होती हैं, स्पीसीज होती है जिनके बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट दोस एनिमल विच डोंट हैव बैकबोन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपको पता ही होगा, ये मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो रेन होती है बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, हाई रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर देखा तो ये नियरली अर्थ सरफेस को 7% एरिया कवर करते हैं, और वर्ल्ड के जो डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीसीज है तो उसमें से 40% वर्ल्ड के प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। हमने कल डिस्कस किया था जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है तो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो घटती रहती है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगी, डाइवर्सिटी दिखेगी, ठीक है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे उनका फेवरेबल सबसे ज्यादा जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो आपको ट्रीज मिलेंगे, एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे, वो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होंगे, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स की तरह जो ट्रीज होंगे इतने बड़े बड़े होंगे, ठीक है। जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं एंड एपिफाइटिक प्लांट, देखो गाइस एपिफाइट वो प्लांट होता है जो मतलब किसी को हार्म नहीं करता, मतलब किसी ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो अपने आप क्या ग्रो करता रहता है, एंड दे आर कंसंट्रेटेड कैनोपी और ट्री कॉर्पोरस, ठीक है। सवाना होते हैं, देखो गाइस सवाना ये मेनली अफ्रीका में मिलेंगे, सवाना इज मोस्ट एक्सटेंसिव का है अफ्रीका में। ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, इसमें लंबी लंबी घास होती है, ठीक है। सिंपल आपको बता दूं, ये जो ग्रासेस होती हैं स्कैटर ट्रीज होते हैं और फायर रेजिस्टिंग थोर्नी श्रब्स होते हैं, ठीक है, मतलब फायर को रेजिस्ट करते हैं। जो फोना है यहाँ पे वो कुछ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर्स हैं, मतलब ग्रेजर्स आपको पता है ना, जो मतलब कि गाय, मतलब सॉरी लाइक ग्रेजर गाय भी है, मतलब जो घास खाते हैं, और कुछ ब्राउजर्स हैं जैसे एंटीलोप्स, बुफलोस,
जेब्रास, एलिफेंट, रिनोसिरोस, ये यहाँ का फोना है। बाकी कार्निवोरस भी है यहाँ पे, लायन, चीता, हाइना, मंगूस एंड अदर रोडेंट्स, ठीक है, रैट फैमिली के जो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ये कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका और यूक्रेन में प्रेजेंट है, डोमिनेट बाय ऑफ कोर्स ग्रासेस। देखो गाइस, ग्रासलैंड और सवाना दोनों, मतलब सवाना में क्या होता है, थोड़ा जो ग्रास होती है वो थोड़ा उसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेट कंडीशंस होती हैं, रेनफॉल थोड़ी कम होती है। जो यहाँ पे ग्रासेस ही होती हैं वेजिटेशन में, जो फोना है यहाँ पे दे आर हर्बीवोरस होता है क्योंकि वो ग्रास को ही फीड करते हैं, लाइक बाइसोन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, प्रेरी डोग, वोल्स एंड अ रिच एंड डाइवर्स एरिया ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग, ठीक है। लास्ट बायोम है डेजर्ट, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल इंटीरियर होते हैं जिनमें बहुत कम रेनफॉल मिलती है विद लो ह्यूमिडिटी। जो डेज होते हैं बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, लेकिन जो नाइट्स हैं बहुत ज्यादा कोल्ड होती हैं। फ्लोरा यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ऑफकोर्स जो कांटे वाले पेड़ होते हैं वो कांटे इसलिए होता है ताकि वो पानी को क्या कर सके, मतलब कि लाइक अपने पास रख सके ताकि वो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सके। वेजिटेशन होती है वहां पे कैक्टस, ठीक है, आपको पता ही होगा, यूफोर्बियस, सेगब्रश, और जो वहां पे फूना है, ठीक है, वो कौन सा है, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड द बर्ड्स, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स। अब गाइस एक्वेटिक, देखो गाइस जिस तरह हम लैंड को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बायोम्स में, उसी तरह हम बायोम्स सॉरी एक्वेटिक पार्ट में हम जो डिवाइड करते हैं उसको, जो डिफरेंट वेरियस उसमें डिवाइड करते हैं उसे हम जोन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेरेस्ट्रियल में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बायोम्स बोलते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम डिवाइड करें तो हम उसे जोन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस देखो टेरेस्ट्रियल में क्या है, थोड़ा ज्यादा वेरिएशन होती है, एक्वेटिक में इतना वेरिएशन नहीं होता। क्यों? जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनको हम बायोम्स नहीं बोलते, ऑलरेडी बताते हैं क्या बोलते हैं, जोन्स बोलते हैं। मेजर डिफरेंस जो एक्वेटिक जोन्स में आता है वो किसकी वजह से आता है, या तो वाटर की सैलिनिटी की वजह से आता है, या जो वहां के डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी वजह से आता है, वाटर के टेम्परेचर, या कितनी उसकी डेप्थ है, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी तो वहां पे सनलाइट की पेनिट्रेशन उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेन फैक्टर्स एक्वेटिक जोन्स में क्या रिस्पॉन्सिबल करते हैं, सैलिनिटी, लेवल ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वाटर का टेम्परेचर एंड इट्स डेप्थ, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा बायोम्स में कौन सा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक टेम्परेचर और एक प्रेसिपिटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं रेनफॉल, ठीक है। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं तो गाइस इसमें, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं। आपको पता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो तरह के वाटर होते हैं, एक लॉटिक, एक लैंटिक। लॉटिक वाटर वो होता है जो बहता पानी होता है, मूविंग वाटर होता है जैसे आपकी रिवर्स होगी। लैंटिक वाटर वो होता है जो एक तरह खड़ा हुआ पानी होता है जैसे लेक्स हो गए, पोन्ड्स हो गए, ठीक है। मैराइन इकोसिस्टम आप सबको पता होगा जैसे आपके ओशंस हो गए जिनकी सैलिनिटी होती है, ठीक है। एस्टुरीज क्या होती हैं, जहां पे आपका फ्रेश वाटर और मैराइन इकोसिस्टम दोनों मिलते हैं, ठीक है, जैसे कोस्टल बेस, रिवर माउथ, टाइडल मार्शेस जो एस्टुरीज फॉर्म करते हैं। एस्टुरीज में क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है रिवर्स का वो ओशन वाटर से मिलता है और दोनों मिक्स किए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ टाइड्स, ये आप सबको पता होगा। एस्टुरीज काफी प्रोडक्टिव होती हैं, जैसे इकोटोन हमने पढ़ा कि इकोटोन प्रोडक्टिव होता है, उसी तरह जो एस्टुरीज है वो भी हाईली प्रोडक्टिव होती है एज कम्पेयर टू जो उसका एडजेसेंट कम्युनिटीज है, एडजेसेंट रिवर या सी है, उससे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है क्या, एस्टुरीज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बायोस्फीयर। देखो गाइस बायोस्फीयर फाइनली इसकी डेफिनेशन आ गई है, पर मैं आपको काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये हाईली इंटीग्रेटेड और इंटरेक्टिंग जोन है जिसमें एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों प्रेजेंट होते हैं, जहां पे तीनों मिलते हैं। जो लाइफ बायोस्फीयर में एब्यूंडेंट होती है, अगर हम देखें ओशन के बिलो 200 मीटर तक क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, और अबव द सी लेवल 6000 मीटर तक क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। मेरी बात समझ में आ गई। और अब मैंने आपको बता दिया एग्जिस्टेंस का मतलब यही नहीं कि आप ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करें, नो, कोई भी स्पीसीज अगर वहां एग्जिस्ट कर रही है देन इसका मतलब वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एब्सेंट आपको पता है, अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल के एक्सट्रीम्स में चले जाओ तो वहां लाइफ एब्सेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर, ये आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, ठीक है। एनर्जी फ्लो, देखो गाइस लाइक आप प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने क्या खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है। अब आपने प्लांट्स को कंज्यूम किया और आपने क्या है, आप में एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई, मतलब कि आपकी प्लांट से आपने एनर्जी किस में ली, मैन में एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन गाइस कभी भी एनर्जी पूरी ट्रांसफर नहीं होती, हमेशा 10% एक लो है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 10% लो का मतलब ये है कभी भी 1 ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। लाइक अगर प्लांट ने अगर 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ली है कहां से,
सन से, तो मैन अगर प्लांट को खा रहा है तो वो सिर्फ इसका 10% 10 यूनिट ही एनर्जी ले पाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैन को लाइक प्लांट की जगह हम यहाँ कर दें, अगर कोई लाइक कोई भी कैट कर दे, चलो यार सॉरी 1 मिनट, चिकन कर देते हैं यार, मुर्गा कर देते हैं, जो भी कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने मैन ने चिकन को खा लिया, ठीक है। अब इसने पहले 10 खाया, अब इसका आप जब इसको खाओगे तो अब आपको 10% ऑफ 10 की आपको एनर्जी क्या होगी मिलेगी, तो ओनली 1 आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं किस तरह से हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। बाकी जब ये आएगा 10% लो, जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से मैं आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी इज अ बेसिक फोर्स जो हमारी हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता है। अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हर एक चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, इसी को हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो करती है थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब कि प्रोड्यूसर से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स से क्या करती है, एनर्जी फ्लो करती है। लाइक प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, फिर टर्शियरी कंज्यूमर में जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या कर रही है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे मैंने आपको बोला है कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब जो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन होता है वो 3 कंसेप्ट हैं, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये आप सबको पता होगा, इस फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। देखो फूड चेन का पढ़ते हैं सबसे पहले। ये आप सबको पता था, फूड चेन स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर से, मतलब सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं, और एंड करते हैं विद द टॉप कार्निवर, जैसे मैंने बोला टर्शियरी कंज्यूमर में ये एंड करती है, ठीक है। जो सीक्वेंस होती है कि कैसे कौन सबसे पहले खा रहा है या कौन किसको खा रहा है, वो आप उस हिसाब से फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। देखो फूड चेन भी 2 तरह की होती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक डेट्रिटस फूड चेन होती है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, जहां पे फूड चेन स्टार्ट होती है जब आप किसी प्लांट को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, जबकि जो डेट्रिटस फूड चेन है वो स्टार्ट होती है जब आप किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई। ग्रेजिंग फूड चेन कब शुरू होती है, व्हेन जो कंज्यूमर है वो फूड चेन को स्टार्ट करता है बाय यूटिलाइजिंग और बाय कंज्यूमिंग द प्लांट या फिर प्लांट पार्ट एज देयर फूड, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ये फूड चेन बिगिंस होती है ग्रीन प्लांट पे एट द बेस, और प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इसके हर्बिवोरस, ठीक है, जो मतलब सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम में जो ग्रास है वो कौन खाएगा, कैटरपिलर, और कैटरपिलर को उसके बाद कौन खा जाएगा, लिजार्ड, और लिजार्ड को कौन खा जाएगा, स्नेक। सिंपल है, ये आप सबको पता होगा। 6 7 आपको ग्रास को कैटरपिलर, कैटरपिलर को लिजार्ड, और लिजार्ड को स्नेक ने खा लिया, तो ये क्या बन गई हमारी क्या, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन। सिमिलरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन होगा, मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाएंगे, या एल्गा भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, और इन्हें किसने खा लिया, जू प्लैंक्टन ने खा लिया, ठीक है। और फिर जू प्लैंक्टन को किसने खा लिया, फिशेस को खा लिया, और फिशेस को किसने खा लिया, जो शार्क्स या जो पेलिकन्स हो गया उन्होंने खा लिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल बन गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेट्रिटस फूड चेन। अभी आपको बताया डेट्रिटस फूड चेन होती है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ताकि जिसमें हम एनिमल्स या प्लांट बॉडीज को डिके करते हैं टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन टू द डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द डेट्रीवोरस और डिकम्पोज। इसका एग्जांपल ये लिटर, अर्थवॉर्म्स, चिकन और हॉक, ठीक है। ये एग्जांपल किसका, डेट्रिटस फूड चेन का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, दोनों फूड चेन में डिफरेंस यही है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो हमारे प्लांट से, और सेकंड में जो डेट्रिटस फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, डेड ऑर्गेनिक मैटर था। फूड वेब आप सबको पता होगा, फूड वेब में क्या होता है, हर एक तरह से पॉसिबल वे ऑफ ऑल द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, भाई किसी भी तरह से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर हो सकता है अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम वेयर द फूड चेन ट्रेसेस ओनली वन पाथ। मतलब फूड चेन में सिर्फ आपको एक सड़क दिखेगी, फूड वेब में आपको नंबर ऑफ रोड्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, हमारे क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए, ठीक है। इन्हीं को हम अब एक हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के हिसाब से डायग्राम की वे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो फूड, देखो गाइस
मैंने आपको भी बताया जो फूड प्रोड्यूसर है वो आपका बेस बनाएगा और जो आपका टॉप कार्निवोर है वो क्या बनाएगा, टिप बनाएगा। ठीक है, ये टिप आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना लेना, मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इस तरह बना। ठीक है, द फूड प्रोड्यूसर इट विल फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड एंड जो टॉप कार्निवोरस होगा इट विल फॉर्म द टिप। ठीक है, अदर जो कंज्यूमर्स होंगे बीच में जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इन दोनों लेवल के बीच में होंगे। ठीक है, जो पिरामिड होगा दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट डिपिक्टिंग द स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स which are arranged sequentially from primary producer level through अर्थ। ठीक है, सिंपल यही बात है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रैफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। देखो किसी भी ट्रॉफिक लेवल कितनी लेंथ है वो डिपेंड करेगा कि वहां पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अगर यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब इसकी लेंथ बढ़ी है। अगर अब यहाँ पे सेकेंडरी इस ट्रॉफिक लेवल की लेंथ कम होगी तो इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर कम होगी, इसकी लेंथ होगी तो और कम हो गए। सबसे बेस पे अगर सबसे ज्यादा थे तो इसका मतलब उसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो प्रेजेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इकोलॉजिकल पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। देखो इसमें पिरामिड खत्म करके ही आपको, ठीक है, एक पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, एक पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कल ही डिस्कस करूंगी क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करने लगी थोड़ा, क्योंकि इसकी वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए और इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे 2 तरह के पिरामिड होते हैं, एक अपराइट होते हैं, एक इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, सिंपल बता देती हूँ अभी। अपराइट में क्या होता है गाइस, जब लोअर लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो डिक्रीज होते हैं। मतलब कि यहाँ अगर 100 है तो यहाँ 50 हो गए, यहाँ 25 हो गए और यहाँ फिर 10 हो गए। ठीक है, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन्वर्टेड में क्या होता है, जो पॉपुलेशन क्या है वो इंक्रीज हो रही है ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे कम थे यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि जो हर लेंथ की जो बार की जो लेंथ होगी वो बताएगी कि वहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 तरह के पिरामिड होते हैं, एक अपराइट होते हैं, एक इन्वर्टेड होते हैं। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर डिक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल देन उसे हम बोलते हैं अपराइट। ठीक है, पिरामिड। इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल देन इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, बाकी हम कल ही पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर दोनों हो सकते हैं, अपराइट भी इन्वर्टेड भी। पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ओनली क्या हो सकता है, अपराइट ही होता है। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कल करेंगे, आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।